अपने प्रारंभ बैच की तरफ, वेयर वी आर कंप्लीटिंग क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी। यहाँ एनसीईआरटी की कंप्लीशन होगी। हिस्ट्री एनसीईआरटी ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट हो चुकी है। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्लास टू द सब्जेक्ट पॉलिटी, जिसको हम स्कूल डेज में सिविक्स कहा करते थे। सिविक्स में आपका चैप्टर 8 क्लास 8 के सारे चैप्टर जो हैं खत्म हो गए हैं। वी विल नाउ मूव फॉरवर्ड टू क्लास 9th। क्लास 9th में पहला चैप्टर जो है आपका वो है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हमने हिस्ट्री के क्लासेस में डिस्कस किया है। समकालीन, एक ही काल में, यानी कि हमारे ही टाइम, एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा चीजें अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो कंटेम्प्रेरी हो जाती हैं। तो डेमोक्रेसी क्या होती है ये तो हमने पढ़ा ना चैप्टर 6 में, क्लास 6 में ही पढ़ा था। तो क्लास 6 में हमने डेमोक्रेसी का एसेंस पढ़ा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी बेसिकली, अब आप देखिए कि वर्ल्ड लेवल पे जाकर के हम लोग डेमोक्रेसी को कंपेयर कर रहे हैं। आप हिस्ट्री में भी देखेंगे और आप किसी सब्जेक्ट में भी देखेंगे, क्लास 9th में वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड। क्लास 9th में ही हमने वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा था। अब आप यहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटी या फिर वर्ल्ड सिविक्स भी यहाँ पे देखेंगे। अब वर्ल्ड सिविक्स में आज हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश में अलग अलग किस तरीके की राजनीति होती है, किस तरीके का प्रशासन होता है, ये सब नहीं देखेंगे। हम बेसिकली एनसीईआरटी ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनके माध्यम से हम समझेंगे कि लोकतंत्र, जिसका मतलब आप जानते हैं, वो एक्चुअली में लोकतंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, पहले कैसा था, क्या सिर्फ भारत में ऐसा था या बाकी के कंट्रीज में भी वैसा था। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। पेन का कलर क्या लेंगे आज, ये बताएंगे आप। वसी, ब्लू, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। सबसे पहले तो एनसीईआरटी आपको दो कहानियां बताती है डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है? खुश हो गए? तो दो कहानियां क्या है? सबसे पहला आप देखिए, चिली मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? अभी बांग्लादेश में भी हुआ तख्ता पलट, ठीक है, और मिलिट्री जो है गवर्नमेंट की जगह टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। तो चिली नाम का एक देश है, 1973, बहुत पुरानी बात नहीं है, प्राचीन काल की बात नहीं है, ठीक है। 1973 में 11 सितंबर को क्या होता है, चिली नाम के देश में जो उसके प्रेसिडेंट है उनका नाम है साल्वाडोर एलेंडे, ठीक है। साल्वाडोर एलेंडे को उनके कुर्सी से बेसिकली हटा दिया जाता है और एक मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है, यानी कि वहां की जो मिलिट्री है, वहां की जो सेना है, वो तख्ता पलट कर देती है। तख्ता पलट मतलब क्या होता है, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो बताओ? वहां की राजनीति पूरी, ये जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी जो पूरी राजनीति है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। डिफेंस कंट्रोल ले लेता है। डिफेंस का कोई ब्रिगेडियर और मेजर जनरल या जनरल जो है वो अपने आप को नेता नहीं बताएगा, लीडर बता देगा, घोषित कर देगा। हाँ, जनरल परवेज मुशर्रफ, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मिलिट्री कूप। अगर समझना है तो पाकिस्तान के केस स्टडी पे जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी वो केस स्टडी आएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि साल्वाडोर एलेंडे जो चिली के उस समय प्रेसिडेंट थे, एकदम कहानी की तरह सुनना, चिली के उस समय पर, आज हमारे कोई भी अलग से हमारी चीजें समझने के लिए नहीं है। डेमोक्रेसी क्या होती है ये आपको पता है। हमने लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक देश प्रदेश सब कुछ देखा हुआ है। आज केवल हम इसको विश्व के राजनीति से जो है वो कंपेयर करेंगे। तो चिली के प्रेसिडेंट है साल्वाडोर एलेंडे, इनको फेंक दिया जाता है उखाड़ करके इनकी कुर्सी से, और वहां पे आ जाती है मिलिट्री रूल, तख्ता पलट कर देती है सेना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मिलिट्री रूल आती है, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर और भी बाकी सारे मिनिस्टर्स को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, ठीक है, सबको अपने पद से हटा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसी सरकार जो कि जनता द्वारा चुन करके आई है, उस सरकार को मिलिट्री जो है वो ओवरथ्रो कर दे रही है। मिलिट्री आकर के उस सरकार को हटा दे रही है। और मिलिट्री में इनके जनरल का नाम था जनरल अगस्तो पिनोशे।
जनरल अगस्तो पिनोशे के द्वारा ही ये सारे के सारे काम किए गए थे। लेटर ऑन इन्होंने क्या किया, अपने आप को लीडर ऑफ द कंट्री नेम्ड चिली डिक्लेयर कर दिया। तो यानी कि प्रेसिडेंट को हटाया और अपने आप को प्रेसिडेंट के जगह पे क्या किया, अपॉइंट कर दिया। ये जो पिनोशे हैं इनकी सरकार बनती है और जो भी लोग एलेंडे, साल्वाडोर एलेंडे जो प्रेसिडेंट थे, उनको सपोर्ट करते हैं, उनका एक एक करके उनको मारा जाता है, उनके साथ में अत्याचार किया जाता है, उनके साथ में बहुत अलग अलग तरीके के वायलेंस और किलिंग्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब आप देखिए जनरल अल्बर्टो बैशेले चिली जो है चिलियन एयरफोर्स के जनरल हैं, और भी इनके जैसे जनरल अल्बर्टो बैशेले की हम बात कर रहे हैं, इनके जैसे और भी ऑफिसर्स जो ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं पिनोशे तुमने गलत किया, तुम गलत कर रहे हो। 1973 की बात है, ये आर्गुमेंट चिली में चल रहा है। तो इन लोगों को जिंदा या तो जो है कहीं लेके किडनैप कर दिया गया, या तो कहीं प्रिजनर बना दिया गया, या तो इन्हें मार दिया गया। ठीक है, अब आप देखिए कि ये यहाँ पे किसी भी कंट्री में आप ये चिली के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि किसी भी कंट्री में ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है। ये देखिए चिली में ये सब कुछ जो भी हुआ है इसके पीछे एक और बड़ा फैक्टर था, फॉरेन पावर। आज आप देखिए कि बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो बांग्लादेश में जो मिलिट्री रूल आई, जो तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना जो है चली गई, भाग गई, वो वहां से अपनी जान बचा करके भागी हैं। आज से कुछ वर्ष पहले 1971 में शेख हसीना के पिताजी, जिन्होंने कि बांग्लादेश में बहुत ही, बांग्लादेश के पिता बने वो आगे चल करके, और बांग्लादेश की मदद के लिए उन्होंने गुहार लगाई थी भारत से। और भारत, क्योंकि वो बहुत ही काबिल लीडर थे, तो भारत ने उनकी हेल्प भी की, भारत ने लिबरेट करवाया इन लोगों को। सब कुछ होने के बाद इतने वर्षों तक उनको फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी गई। अभी आप देखिए क्या हुआ 2 महीने पहले ही, कि उनके बड़े से स्टैचू पे लोग चढ़ करके और स्टैचू फोड़ रहे हैं। दे आर नॉट कॉलिंग हिम फादर ऑफ द नेशन। तो आखिर क्या हुआ कि कुछ 2-3 साल में ऐसा क्या हो गया कि इतने वर्षों का जो है वो लोग अपना फेथ जो है वो डिसमेंटल करने का डिसीजन लिया, कि अपने फेथ को हिला डाला एकदम पूरी तरीके से, कि आप समझिए देयर इज अ नोशन, देयर इज अ फेथ कि इतने सालों से ही इज द फादर ऑफ द नेशन, नाउ सडनली ही इज नॉट द फादर ऑफ द नेशन। व्हाई? इनके इंटरनल बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो। बाकी एक्सटर्नल फोर्सेस का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे जो चिली में 1973 में हुआ, इसमें सबसे बड़ा हाथ माना जाता है यूएसए का, क्योंकि साल्वाडोर एलेंडे जो प्रेसिडेंट हैं, साल्वाडोर एलेंडे के रूल से यूएसए वहां पे बैठा हुआ काफी नाखुश नजर आता है। ठीक है, और आप देखते हैं कि, और यही इसको यूएसए को अनहैप्पी था, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड वगैरह ऐसे हैं, ट्रेड रिलेशंस, जो कि एलेंडे ने यूएसए के साथ में डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, तो और चिली एक रिच इन मिनरल कंट्री है, इट इज वेरी रिच इन मिनरल। तो ऑब्वियसली यूएसए जैसा एक डेवलप्ड नेशन चाहेगा दैट आई शुड बी ट्रेडिंग विद दीज पीपल। नाउ अब इतना होने के बाद इसी को कहा जाता है कि यूएसए, क्योंकि इट वाज अनहैप्पी, तो इसने जो है इस तख्ता पलट में भारी मात्रा में उन लोगों को, जो लोग तख्ता पलट करना चाहते थे, उन्हें सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है आपके चिली के बारे में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं चैट ओपन कर देती हूँ, लाइव चैट। गुड आफ्टरनून विष्णु, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून विभा। चिली साउथ अमेरिका में, चिली की राजधानी सैंटियागो है। मैम सामने आके पढ़ाइए। ठीक है, आशीष सिंघेल, ठीक है, मैं सामने आके पढ़ा रही हूँ, आई वाज रोमिंग अराउंड। तो ये जो है यहाँ पे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है, यूएसए की गवर्नमेंट को माना जाता है कि इन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है, चिली के तख्ता पलट में। साथ ही में आप देख रहे हैं कि पिनोशे प्रेसिडेंट बन जाते हैं और आगे 17 साल के लिए कंट्री पे रूल करते हैं। मिशेल बैशले, एक नया नाम आपके सामने आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, वो लोग जिन लोगों ने पिनोशे के रूल को अपोज किया था, जैसे चिली के एयरफोर्स के जो हमने देखा अल्बर्टो बैशले, उन्हीं की बेटी हैं मिशेल बैशले जो हैं,
अब आती हैं और नए तौर पे इनको जनवरी 2006 में इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि 17 साल तक ये पिनोशे प्रेसिडेंट थे, उसके बाद पूरे के पूरे इस काल में क्या ऐसा हुआ कि फाइनली चिली के अंदर भी इलेक्शन हुआ। तो क्या ऐसा हुआ, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लोकतांत्रिक सुधार। ठीक है, अब क्या होता है लोकतांत्रिक सुधार, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये सब कुछ हम अभी देखेंगे। अभी आप केवल एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आप देखिए साल्वाडोर के टाइम पे पहले डेमोक्रेटिक था सिचुएशन, इलेक्टेड थे वो, उनको फिर हटा दिया गया, मिलिट्री कूप हो गया। मिलिट्री कूप जब तक चला तब तक चीजें काफी ज्यादा रिजर्व्ड रही, डेमोक्रेटिक नहीं रही, और फाइनली अब जाकर के वापस से डेमोक्रेटिक हो जाती है। पिनोशे की जो मिलिट्री है, पाया गया कि वहां डिक्टेटरशिप की प्रैक्टिस हो रही है, देखा गया कि वो क्या कर रहे हैं, वो तानाशाह बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये जो इनकी तानाशाही है फाइनली 1988 में कंक्लूड होती है, खत्म होती है। दिस लेड टू पिनोशे लूजिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल देन हिज मिलिट्री पावर, और इस तरीके से पिनोशे जो एक टाइम पे प्रेसिडेंट बन करके बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने पॉलिटिकल, राजनीतिक और मिलिट्री पावर जो है उसको लूज कर जाता है। इसी के बाद ये पिनोशे यहाँ से जब जाएंगे तो 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चिली में होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आकर के इस 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और धीरे धीरे ये ए पार्टी आई, ये बी पार्टी आई, कभी बी की सरकार, कभी ए की सरकार, और धीरे धीरे ऐसे करके चिली से मिलिट्री तख्ता पलट जो हुआ था उसका नामो निशान हटाया गया। ठीक है, इट्स नॉट इजी। आप देखिए कि किसी भी एक कंट्री में, जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ उसके बारे में अभी देखेंगे, अब जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ तो इट वाज अ वेरी बिग मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इतना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न था कि कोई भी अगर मिलिट्री का ऑफिसर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लग जाता था तो उसको उस नजरों से लोग देखने लग जाते थे कि कहीं कुछ मिलिट्री कूप तो नहीं होने वाला है। ठीक है, आज के डेट में आप अलग अलग प्रावधान देखिए, आज भी ये एप्रीहेंशन रहता है लोगों के मन में, क्योंकि देखिए सीडीएस की पोस्ट क्रिएट की गई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ एंड द नेवी चीफ कैन नॉट सिट टुगेदर इन अ जॉइंट सेशन। मतलब एक उनकी जॉइंट मीटिंग नहीं हो सकती है इन तीनों की अगर यहाँ पे सीडीएस ना हो तो। वाई? क्योंकि यहाँ पे तख्ता पलट का डिस्कशन हो सकता है, ऐसा मान के चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, तब से लेकर के चिली में हालात जो है थोड़े से डेमोक्रेटिक बनते हुए दिखाई देते हैं। अब आप देखिए कि आगे चल करके बहुत सारी सरकार आएंगी जाएंगी, और सरकार जैसे जैसे आएगी वैसे पिनोशे के शासनकाल के समय क्या क्या पिनोशे ने किया, जब इसकी स्क्रूटिनी करेंगे तो पाएंगे कि न केवल ये बहुत ज्यादा अत्याचारी थे, न केवल बहुत ज्यादा ब्रूटल थे, बल्कि बहुत ज्यादा भ्रष्ट भी थे। दे वर वेरी करप्ट, दे वर वेरी करप्टिव। तो ये सारी चीजें हैं चिली के बारे में। एनसीईआरटी आपको दूसरे देश का एग्जांपल देता है, पोलैंड। ठीक है, पोलैंड में देखिए, पोलैंड वाज रूल्ड बाय पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। पॉलिश, पॉलिश ये वाला पॉलिश नहीं, पॉलिश पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहते हैं। ठीक है, तो पोलैंड में किसकी सरकार है, कौन सी पार्टी है, ये पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है। ये उन कम्युनिस्ट पार्टीज में से एक हैं जिन्होंने एक लंबा समय ईस्ट यूरोप में रूल किया है, मतलब बहुत प्रोमिनेंट पार्टी है। तो प्रोमिनेंट है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी डोमिनेटिव भी होंगी। तो यहाँ क्या होता है कि लोगों को कोई भी मतलब इतना फ्री लोग नहीं है, इतने ज्यादा आजादी में नहीं है कि वो लोग फ्रीली अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन पाए। पीपल आर हैविंग रेस्ट्रिक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग ये जो कम्युनिस्ट पार्टी जिस भी लीडर को उतारती है, इस लीडर के अगेंस्ट आपने कुछ भी बोला तो चलो जेल में। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। ये जो पोलैंड में सरकार है इसको कंट्रोल कौन करता है? अब मैंने आपको क्या बताया था उतने टाइम, एक फॉरेन पावर का रोल हमेशा होता है, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो आज के डेट में मेजॉरिटी पार्ट इज विच कंट्री? यूएसए। अच्छा, यूएसए
ऐसे बोला जैसे तुरंत इसे याद आ गया। रशिया, इज इट? चलिए आज आपका होमवर्क है। खैर कल का होमवर्क जो कमेंट वाला था वो मुझे कमेंट किसी का दिख नहीं रहा है, क्या बात? किया था? हाँ तो चलो तुम्हारा दिख रहा है। और किया था तो चलो ठीक है, नहीं किया था तो अब मुझे मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ थोड़ा सा। जो लोग लाइव चल रहे हैं उनके लिए भी सेम सवाल है। आपको अगर इसका जवाब पता है तो आप फटाफट से कमेंट करेंगे, और जो लोग अनलाइव चल रहे हैं उनके लिए सवाल ये है कि 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स के नाम बता दीजिए। बताओ, पूछो। हम्म हम्म दो और, एक और। हम्म चलो ठीक है, पूजा हैज क्लियर्ड द स्टेज। और कौन बताएगा? आकिब? नहीं यार? हाँ भाई आदित्य, उसको बंद कर दो। हम्म 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 हम्म, ठीक है। और कोई इंग्लिश में कोई बता पाएगा? हम्म अच्छा, जो लोग भूल जाते हैं वो ऊपर क्यों देखते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है भारत का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू एक्सप्लॉइट। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन नहीं बेटा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, वरना वो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये राइट हम नहीं दे सकते हमारी कंट्री में। चलो, मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदी मीडियम वाले कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम की अपेक्षा। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़े। और हालांकि आपका मीडियम कुछ भी हो, आपको सेंस पता होना चाहिए कि हमें इन इन चीजों का अधिकार है। अब उसको एक अच्छी लैंग्वेज, एक अच्छे शब्द के माध्यम से आप बता देंगे तो फिर चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ इसको लर्न करने का तरीका ये है, मैंने आपको लाइन से बताया था, कोई ऐसा एज सच लाइन नहीं है, लेकिन आर्टिकल नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। आज वापस से आपका यही होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ, मैं सबके चेहरे देख ले रही हूँ कौन कौन आया है, आज आया है। और उसके बाद कल देखेंगे, कल बात करेंगे। जो जो नहीं करेगा कमेंट अपने ये सारे फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए कल 3 से 4 क्वेश्चन में मेंस के प्रिपेयर करके लेके आऊंगी, आपको क्लास में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पोलैंड, मैंने आपको बताया कि किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर जब डाउनग्रेड होते हैं, जब उनका पतन होता है, जब वो डिक्लाइन होते हैं, तो इसके पीछे एक फॉरेन पावर का भी हाथ होता है। तो ये वो वक्त है जब सोवियत संघ जिंदा है। सोवियत संघ एक पूरे जो रशिया है आज की डेट में, और जो छोटी छोटी कंट्रीज निकल करके आई हैं, सोवियत संघ उनका एक यूनिफिकेशन था। तो सोवियत संघ की सरकार ही ये जो पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है, इनको फंडिंग भी दे रही है, इन्हें सपोर्ट भी कर रही है। तो आप देखिए, पोलैंड में बैठी हुई ये जो पार्टी है, ये धीरे धीरे तानाशाही होते जा रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 14 अगस्त 1980 की बात मैं बता रही हूँ, अभी ये भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 14 अगस्त 1980 को लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी डांस्क, एक शहर है जिसका नाम है डांस्क। ठीक है, डांस्क में ये कुछ वर्कर्स ऐसे हैं एक फैक्ट्री के, जो कि स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये चले जाते हैं हड़ताल पे। अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा शिपयार्ड है, ये जो वर्क प्लेस है, इसकी ओनर है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ओन करती है। अब ये स्ट्राइक जो हड़ताल कर रहे हैं, वो हड़ताल के पीछे, उस हड़ताल के पीछे रीजन क्या है? ये स्ट्राइक जो है ये कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर पेमेंट। भाई पेमेंट बढ़ाओ, सरकार कह रही है नहीं बढ़ाएंगे।
तो उन्होंने कहा लो फिर हड़ताल लो। अब यहाँ पे क्या है, सरकार कहती है कि ये हड़ताल इलीगल है, ये तुम लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, क्यों इलीगल है? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी जो कंट्री की रूलिंग पार्टी है, यानी सरकार जो है पोलैंड की, आप उनकी मर्जी के बिना कोई भी व्यापार संघ नहीं बना सकते। ट्रेड यूनियन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम तो प्राचीन भारत से ही देखते हुए आ रहे हैं। ट्रेड यूनियन जो है, आप देखते हैं कि कैसे प्राचीन भारत में जब हम उत्तरापथ से दक्षिणापथ के बीच में जब ट्रेड करते थे तो ये खाली रूट हुआ करते थे ना, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल की जरूरत भी पड़ती नहीं, तो लोग जाते थे तो कभी कभार लूटपाट के शिकार हो जाते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि एक कंट्री में जो है मैं जाती हूँ, खैर एक कंट्री में आदित्य अपना सामान लेकर के पहले पहुंच गए, और अगर इनके पास 100 यूनिट्स हैं तो एक यूनिट को इन्होंने 5 रुपए में बेचा। 100 यूनिट्स कितने में बिके? 100 यूनिट्स भी 5 में बिके। हाँ ठीक है, 500। अब आप देखिए 100 यूनिट्स को 500 रुपीज में बेच रहा है। उसके बाद जब दोबारा मैं गई तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मैंने एक यूनिट को 10 रुपए में बेचा। वही सेम यूनिट जो मैंने प्रोड्यूस किया, वही सेम यूनिट जो आदित्य ने प्रोड्यूस किया। इनको कानो कान खबर नहीं कि ये कितना ज्यादा बुरी तरीके से ठगे जा चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस में वेरिएशन हो रहा है और ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्राचीन काल से ही लोग व्यापार संघ बना लेते थे। ट्रेड यूनियन में क्या होता है, हम साथ साथ जाएंगे तो एक तो कलेक्टिवली रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे, दूसरी चीज हम उसमें पहले ही प्राइस डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा भैया ये सामान हम दोनों ने क्योंकि मैन्युफैक्चर किया है, बस कंपनी अलग है, तो तुम बताओ तुम इसको कितने में बेच रहे हो, हम भी उसी के आसपास कहीं ना कहीं बेचेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो वर्क है ये बहुत पहले से चली आ रही है। एंड ट्रेड यूनियन आप देखते हैं यहाँ कैसे इफेक्ट होती है। कहा जाता है पोलैंड में कि आप किसी भी तरीके का, अरे भाई जब आपको पेमेंट इंक्रीज करना है तो आप अगर व्यापार संघ बना लोगे अपना, तो क्या व्यापार संघ पावरफुल होगा या एक पर्टिकुलर वर्कर पावरफुल होगा? व्यापार संघ पावरफुल होगा ना, उसकी डिमांड जल्दी मानी जाएगी। तो इन्होंने साफ मना कर दिया पोलिश वर्कर यूनाइटेड पार्टी ने कि आप छात्र कह रही हूँ, व्यापार संघ जो है आप बिना गवर्नमेंट की इजाजत के आप उसको बना ही नहीं सकते और गवर्नमेंट इजाजत देगी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, इसकी वजह से ये लोग स्ट्राइक कर रहे थे। इस स्ट्राइक में एक वहीं पे इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे पहले, लेक वेल्सा। ठीक है, लेक वेल्सा या वलेसा जो भी बोल लीजिए आप। तो लेक जी क्या करते हैं कि ये वापस से, ये रिटायर्ड थे, इन्होंने वापस से इस पूरे के पूरे संघ को ज्वाइन किया और ये इतने जोरों शोरों से इस मूवमेंट को इन्होंने लीड किया कि सर्विस से 1976 में निकाले जा चुके थे, क्योंकि ये भी अपने सर्विस में हायर पे की डिमांड कर रहे थे। भाई वर्किंग कंडीशन इतनी खराब देंगे, इतने लॉन्ग आवर्स के लिए वर्क कराएंगे तो पेमेंट तो अच्छी देनी होगी, तो ये ऑलरेडी इस चीज का शिकार हो चुके थे, ये अब ये ज्वाइन करते हैं। तो वेल्सा जो है ये इस पूरे के पूरे हड़ताल के लीडर के रूप में सामने आते हैं। पूरे शहर में ये हड़ताल फैल जाता है। इनके डिमांड्स को, ये इनकी डिमांड जो है वो जनता की डिमांड अब बन जाती है कि यस, टुमारो आई विल हैव माई किड्स एंड इफ माई किड्स विल गो एंड वर्क, तो उनको वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट गंदा और जो उनकी पेमेंट है वो कम मिलेगी, तो इसके लिए कंसर्न होते हुए पूरा का पूरा जो शहर है, पूरा देश इनके साथ में, इनके डिमांड में पार्टिसिपेट करता है। अब सबसे पहली मांग की ये चाहते थे कि हम आजाद व्यापार संघ बना पाए, उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो। दूसरी चीज इन्होंने किया कि जितने भी प्रिजनर्स आपने बंद करके रखे हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से वो लोग जो हमारे साथ खड़े थे, आपके खिलाफ खड़े थे, उनको आपने जेल में बंद करके रखा है, उनको आप रिलीज करो। साथ ही साथ एंड टू सेंसरशिप इन प्रेस, हमने पढ़ा था सेंसरशिप के बारे में जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे मॉडर्न। सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप होती है मीडिया पे लगाम लगा देना, मीडिया पे रोक टोक और रेस्ट्रिक्शंस लगा देना। तो आपने प्रेस मीडिया पे जो सेंसरशिप लगाई है आप उसको भी हटा दीजिए। ये मूवमेंट इतना पॉपुलर हुआ कि गवर्नमेंट को इनके सामने घुटने टेकने पड़े और पोलैंड में ये जो वर्कर्स हैं, जो कि जिनका लीड कौन किया था, वलेसा ने इनको लीड किया था, इन्होंने एक 21 पॉइंट का एक एग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट के साथ, जिसमें इन्होंने ये चीज कंक्लूड की
कि इनके कंट्री में ये जो वर्कर्स हैं इनको आजाद ट्रेड यूनियंस फॉर्म करने का अधिकार, और साथ ही साथ समय समय पे अगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हड़ताल करने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त कराया जाए। तो ये थी छोटी सी पोलैंड की कहानी। विष्णु एंड आशीष हैव बीन ऑन दी रन। इन लोगों ने जो है बताया है राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वेरी गुड आशीष। आशीष आपका आंसर बिल्कुल सही है, और विष्णु आपका भी आंसर बिल्कुल सही है जो आपने लिखा है। हालांकि विष्णु ने कल भी लिख करके बताया था हमें लाइव चैट में क्या क्या वो 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमें मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू विवेक फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड यस लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। तो आपको जो 2 कहानियां बताई गई, एक चिली की और एक पोलैंड की, ये आपको समझ में आई। ये आपको कहानी क्यों बताई गई? ताकि आपको पता रहे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की सेंस क्या होती है। ऐसा नहीं है कि जो कंट्रीज आप आज के डेट में आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक है वो हमेशा से लोकतांत्रिक है, ऐसा नहीं है। एक टाइम आता है जब ऐसा स्ट्रगल सारी कंट्रीज को देखने के लिए मिलता है, देन एंड देयर यू हैव 2 चॉइसेस, either you continue to be a subject of anybody else or you raise your voice and bring democracy in your country। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की स्टोरी, ठीक है, अब थोड़ी अच्छी स्टोरी आई है। ठीक है, पाकिस्तान की स्टोरी क्या होती है कि 1999 में आपको एक नाम दिख रहा है कि बहुत फेमस नाम है, खैर आप लोगों ने सुना भी होगा, जनरल परवेज मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान। अक्सर लोग इनको पढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में इनका एग्जाम्पल दिया करते हैं, कोट किया करते हैं। तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है पाकिस्तान के, इन्होंने ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेड अ मिलिट्री कूप, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्या इसमें कुछ भी अलग है? चिली में जो हुआ उससे कुछ भी अलग है क्या? सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया, ऐसे ही होता है सेना के द्वारा तख्ता पलट। जो प्रेसिडेंट है वहां के उनको हटाया, और जनरल परवेज मुशर्रफ हु वाज द आर्मी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर टेक ओवर कर लिया, और 1999 में पाकिस्तान बिकम्स अ मिलिट्री रूल। ठीक है, 2002 की बात है, इनको 5 साल का एक एक्सटेंशन पीरियड भी मिला। और दूसरी चीज ये है कि मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, मतलब व्हाट वाज द वे व्हाई ही वाज रिप्रेजेंटिंग ऑलवेज, ये लीडर कैसे बने रहे इतने लंबे समय तक, तो ये लोगों को अब धीरे धीरे पता चलता है। आफ्टर पासिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, नेशनल एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर गिवन लिटिल पावर। अब देखिए इससे बहुत बड़ा एक कंसेप्ट जनरेट होगा, मैं अभी आपको बताऊंगी कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है यहाँ पे आता है, जिसके तहत मिलिट्री रूल को पाकिस्तान से बेसिकली थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जाती है, कम करने का एक अटेम्प्ट किया जाता है। यहाँ जनरल इलेक्शंस होते हैं, नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शंस कराए जाते हैं, और जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर के आते हैं इनको पूर्ण रूप से सत्ता नहीं मिलती है, इनको कम पावर मिलती है। ये इसको पता है क्या कहते हैं? इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है मिनिमल डेमोक्रेसी। मिनिमल डेमोक्रेसी यानी कि न्यूनतम लोकतंत्र। ठीक है, मिनिमल डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी तो है, इलेक्शन तो हुआ, रिप्रेजेंटेटिव्स तो आए, पर क्या फायदा? दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर फुल पावर, दैट इज न्यूनतम लोकतंत्र या फिर मिनिमल डेमोक्रेसी। तो ये आप देखते हैं फाइनली जो पावर है मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ जो है ये अपने सारे के सारे पावर्स जो हैं अज्यूम करते हैं। Hence this could not have been called democracy, as in a democracy the final decisions are made by those who are elected by the people। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कराने के बाद भी पावर्स किसके साथ में है? आज भी जनरल, अभी भी मतलब इस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, इस टाइम भी जनरल मुशर्रफ के साथ में है। ये पावर इनके पास है, इलेक्ट इनको किया जा रहा है। क्या आप इसको कंप्लीट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कंप्लीट डेमोक्रेसी इसलिए नहीं बोल सकते हैं बिकॉज कंप्लीट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे सारे डिसीजंस वो लोग लेते हैं जिनको जनता ने चुन करके भेजा है।
ना कि जो अपने आप को चुन करके और गद्दी पे अपने आप को बैठा लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पाकिस्तान की भी स्टोरी आप देखते हैं, डेमोक्रेसी के लिए दी जाती है दात इनकी। टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। अब आप देखिए यहां से आपके मेंस आंसर राइटिंग का बेस तैयार होता है। आप लो लेवल पे समझ रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, आप जब एडवांस लेवल की क्लास करेंगे तो एक टॉपिक पूरा आपको पढ़ाया जाएगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन पे बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होगा। दिस इज दैट बेसिक लैंग्वेज नॉलेज। ठीक है, तो ठीक है। तो टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी के माध्यम से क्या होता है, लोग अपने लिए सरकार चुन करके भेजा करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है आप देखिए, ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। एक देश को चलाएगा कौन? केवल वो लोग चलाएंगे जिन्हें जनता ने चुन करके भेजा है। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज। जिस जनता की मैं बात कर रही हूं वो जनता अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए, वो जनता अपने किसी भी तरीके की संगठन बनाने के लिए या कहीं पे भी एकत्रित होने के लिए, वो जनता किसी भी तरीके का हड़ताल, किसी भी तरीके के लिए बेसिकली प्रोटेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यानी वी विल प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी विल प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड वी विल प्रोवाइड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। ये कुछ फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के फीचर्स हैं। डेमोक्रेसी जो है 20th सेंचुरी से, 20th सेंचुरी क्या है आदित्य? 1901 से 1999, 20th सेंचुरी से ये जो आइडिया है ना, ये आइडिया एक्सपैंड करने लग जाता है डेमोक्रेसी का आइडिया। अब आप देखिए कि डेमोक्रेसी न सिर्फ पूरे के पूरे विश्व में फैल रही है, इट ऑल्सो वॉज एस्टैब्लिश्ड इन सम रीजन एंड देन स्प्रेड टू अदर रीजन। एक रीजन में स्थित होती है, स्थापित होती है, फिर उससे इंस्पायर होकर के दो, दो से तीन, तीन से चार, अब जो है डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है। और आज के डेट में मैं आपको ग्लोबल स्टेटस बताऊं, ग्लोबल स्टेटस ये है कि आज के डेट में हम यूएन जैसे जो यूनाइटेड नेशंस हैं वैसे ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन जाते हैं, जहां मुख्य तौर से हमारा एक उद्देश्य क्या है कि स्मूथ एंड पीसफुल एनवायरनमेंट पूरे अर्थ का बना रहे। इस स्मूथ और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे देशों ने इनिशिएटिव लिया भी है। ये क्या करते हैं कि जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं होती है, कभी कभार ये जबरदस्ती उसमें डेमोक्रेसी जो है प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं और उसके लिए काम करते हैं। आप किसी भी कंट्री के मामले में तुरंत से जाकर के डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बिहाइंड द डोर्स खड़े होकर के सारे काम किया करते हैं। समझ में आया? Now next is कि while a majority of countries are democratic today, still large parts of world are not democratic. काफी सारी कंट्रीज आज के डेट में लोकतांत्रिक हैं अनडाउटेडली, बट काफी सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं। तो इसी के साथ ये कुछ फीचर्स थे। अब एंड ऑफ कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म मतलब क्या होता है, प्लीज मेंशन। हम्म उपनिवेशीकरण नहीं, आप इंडिया के बारे में नहीं कहा जाता है, हिस्ट्री भूल गए हो सारी, ये सारी चीजें तुम लोग हैं आरिशा? बिल्कुल, एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज कोलोनियलिज्म, व्हाट इज कोलोनियलाइजेशन? द प्रोसेस टू बिल्ड कॉलोनीज, दैट्स इट। कॉलोनी बनाने की प्रक्रिया। और कॉलोनी किसकी कॉलोनी? भारत में किसकी कॉलोनी बनी? ब्रिटेन की। यूएसए की बात करो, किसकी कॉलोनी बनी? ब्रिटेन की। और ब्रिटिश जहां जहां कॉलोनीज बनाते आए और इनको कोलोनियलिज्म जो है ऐसा नहीं है कि और किसी की नहीं बनी, फ्रेंच की भी कॉलोनीज बनी थी, जापान की भी कॉलोनीज बनी थी, लेकिन बहुत वाइड वैरायटी पे हम देखते हैं कि ब्रिटिश की ही कॉलोनीज बनी थी। अब आप देख रहे हैं कि एशिया और अफ्रीका में और कुछ एशिया और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो लंबे समय तक कुछ यूरोपियन देशों के कब्जे में रही, कुछ यूरोपियन देश जो है उसके ऊपर रूल करते रहे। अब ऐसी जो कंट्रीज जिन पे रूल किया जा रहा था उनको कहा गया कोलोनाइज्ड कंट्रीज। क्या कहा गया? कोलोनाइज्ड कंट्रीज।
अब यहाँ पे इन कंट्रीज को आजादी पाने के लिए, इन यूरोपियन नेशन से छुटकारा पाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इन्हें अपने बेसिकली जो भी कॉलोनियल मास्टर्स हैं यानी ब्रिटिश, फ्रेंच जो भी हैं, उनसे आजादी चाहिए। लेकिन बेसिकली ये यहाँ पे इनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये बनता है कि ऐसे कॉलोनियल मास्टर्स जो इनको रूल कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और उसके बदले में हम अपना चुना हुआ एक लीडर लेकर के आए। ठीक है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो दूसरे विश्व युद्ध, जो कि खत्म कब होता है, 1945 में। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी बनते जाने लगी, बन रही है। एक कंट्री अभी बनेगी, दूसरी कंट्री कभी बनेगी। आपने देखा चिली 73 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद आपने दूसरी वाली कंट्री पोलैंड देखा 1980 से स्टार्ट हुआ। सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब आप देखिए भारत, इसमें भारत का क्या पोजीशन है। 1947 के में बेसिकली भारत को कॉलोनी से छुटकारा मिलता है। यहाँ पे भारत ने एक सब्जेक्ट कंट्री इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से नोट करो, गुलाम देश। ठीक है, तो भारत जो है अब एक गुलाम देश से उठ करके अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में क्या करता है, स्थापित करने की कोशिश करता है। बहुत सारी ऐसी जो कॉलोनीज आप देख रहे हैं, ठीक है, मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंसेस। हमने भारत के बारे में कितना पढ़ा है कि भारत को आजादी मिलने के बाद हर क्लास में डिस्कशन किया है कि कैसे सिचुएशंस पैदा हो गए थे भारत में, जब लोगों को पता ही नहीं था। आजादी तो मिल गई, उसके बाद क्या, हाउ विल यू गवर्न द नेशन, हाउ विल यू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, हाउ विल यू प्रोवाइड फूड, हाउ विल यू प्रोवाइड शेल्टर, ये तो सारे सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि विभाजन हो चुका था, तो विभाजन को किस तरीके से आप जो है कंट्रोल करेंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और ऐसे ही कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सारी कंट्रीज को जो अपने आप को गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं या फिर निकाल ले जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है घाना। पहले इसमें ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी और इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता था। ये जो गोल्ड कोस्ट है, जो घाना है, ये इंडिपेंडेंट होता है 1957 में, हमारे इंडिपेंडेंस के 10 वर्ष के बाद। इंडिपेंडेंस के बाद नक्रूमा जो नाम के एक व्यक्ति हैं वो बनते हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं इस घाना ये जो कंट्री है घाना, उस घाना के आगे चल करके प्रेसिडेंट भी बनते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1966 तक आते आते, ठीक है, टिल द टाइम 1966 इनको मिलिट्री के द्वारा जो है अपने गद्दी से हटा दिया गया, तख्ता पलट हो गया। घाना के जैसे और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए खूब लड़ाई की, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए खूब लड़ाई की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब इन्हें इंडिपेंडेंस मिला, जब इनके यहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित हुई, तब एक ना एक लूप होल ऐसा निकल करके आ गया जिसकी वजह से या तो मिलिट्री कूप यानी कि तख्ता पलट सेना ने कर दिया, या तो सरकार गिर गई, या तो सो ऑन सो फार। बहुत सारे रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं। The next big push towards democracy came after 1980. Democracy was revived in several countries like Latin America. अब आप देखिए डेमोक्रेसी का एक दूसरा फेज देख लेते हैं। एक तो आपने देख लिया ना कंट्रीज का किस तरीके से एग्जांपल आ रहा है बार बार। दूसरा फेज ये है कि सोवियत संघ, मैंने आपको बताया है ना, सोवियत संघ क्या है, आज के डेट में रशिया और बाकी के जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनका एक समूह था सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है 1989-1990 में क्या होता है, बेसिकली कोलैप्स करना स्टार्ट हो जाता है। Accelerated this process, Poland and several other countries became free from the control of Soviet Union. आप देखो सोवियत यूनियन जब बर्खास्त हो रहा है, जब डाउनग्रेड हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो इसकी जो कंट्रीज, ये इसने जो कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लिया है वो कंट्रीज भी तो फ्री होंगी। फॉर एग्जाम्पल चिली है और आपके सामने पोलैंड है। ठीक है, फाइनली सोवियत यूनियन इटसेल्फ ब्रोक डाउन इन 1991। सोवियत यूनियन खुद ही जो है विभाजित हो जाता है 1991 में। ठीक है, इसी के साथ आप देखते हैं ये थोड़ा सा जिस्ट बता रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1990s तक जाते जाते जो है आर्मी रूल हटा करके जनरल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई। नेपाल में ये जो राजा है यही अपने आप को सब कुछ समझा करते थे, नेपाल के राजा, इन्होंने जो है काफी सारे जो अपने बेसिकली कहते हैं ना एड़ी चोटी का जान लगा देना,
सब कुछ कर लिया ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन पाए टू बी गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर्स। कहने का मतलब ये है कि सारी कंट्रीज में आप कभी ना कभी देखेंगे कि ऐसे सिचुएशंस बने वेयर पीपल वर नॉट नोइंग कि इज माय कंट्री डेमोक्रेटिक, इज माय कंट्री ऑटोक्रेटिक और इज माय कंट्री अंडर मिलिट्री रूल। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर एक और कंट्री का नाम आता है बर्मा। बर्मा क्या है आज के डेट में? आज के डेट में है बर्मा म्यांमार। ठीक है, आशीष सिंघेल, मैम प्लीज टेल मी व्हाई कूप्स हैपन सो इजीली इन पाकिस्तान। Coups did not happen so easily in Pakistan. Ashish, you have a little bit of misinformation. ये इतना आसान नहीं था कि पाकिस्तान से जो है एक तख्ता पलट हो गया और बेसिकली आकर के मिलिट्री लेकर के गई। इसके पीछे एक डिटेल्ड चैनलाइजेशन है, एक पूरा का पूरा प्लान है। हालांकि लेट्स नॉट गेट इनटू दैट इशू में, लेकिन थोड़ी मोड़ी चीजें जो बता दूं कि इजी कैसे हो गई। तो इजी हुई क्योंकि इनके पास में राजनीतिक स्थिरता की कमी थी। दे वर नॉट पॉलिटिकली स्टेबल, दे वर नॉट, बेसिकली इनका जो लीडरशिप कोरम है वो भी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं था। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी की बात कर ले, चाहे आप यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो सब कुछ भी है जो इनका उतने ज्यादा अच्छे तरीके से बूस्टअप नहीं था, विच इज वाई इंट्रूजन करना आसान था। बाकी मिलिट्री कूप जो होता है किस किस रीजन की वजह से होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं म्यांमार में जो कॉलोनियल रूल है 1948 में खत्म होता है और म्यांमार, बर्मा, आप जानते हैं प्राचीन भारत में बेसिकली भारत का इंटीग्रल पार्ट था, तो बर्मा जो है वो डेमोक्रेटिक हो जाता है। डेमोक्रेटिक रूल जो है चलती आ रही थी तब तक 1962 तक आते आते तख्ता पलट हो गया और 62 से लेकर के 1990 की बात है कि पहली बार तख्ता पलट के बाद 1990 में यहाँ पे इलेक्शन जो है 30 साल के बाद इलेक्शन यहाँ पे होस्ट कराया जा रहा है। एक पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी और इसकी लीडर है ऑन्ग सैन सू की। आपने इनका नाम सुना होगा। ऑन्ग सैन सू की जो है इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर्स हैं जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं गद्दे पे, वो गद्दी छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आई विल नॉट अलाउ यू टू कम। ठीक है, ये सारी चीजें। इसी के उपलक्ष्य में आप देखते हैं कि पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स इंक्लूडिंग सूकी अंडर हाउस अरेस्ट। और जिन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई कि ये जो पर्टिकुलर एक आपका क्या कहते हैं उसको, ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो जीत गया, अगर इलेक्शन जीत गया, तो कुछ लोगों को, जिन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई, उन लोगों ने क्या किया, सू की और ऑन्ग सान सू की जो है उनको और उनके बाकी के मिनिस्टर्स को हाउस अरेस्ट भी कर लिया था। तो ये आपका पूरा म्यांमार की स्टोरी भी बताई जा रही है। म्यांमार में जो लोग हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पाने के लिए तरसते रहे, लेकिन 2005 तक आते आते आप देखते हैं तकरीबन 140 करोड़ 140 जो कंट्रीज हैं, दे वर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड इन विच म्यांमार वाज अबाउट टू बी वन ऑफ देम। 140 कंट्रीज यहाँ पे इलेक्शंस होस्ट कर रही हैं 2005 में। दिस नंबर वाज हायर देन एवर। More than 80 previously non-democratic countries have made significant advances towards democracy since 1980. 1980 से पहले बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो कि डेमोक्रेसी की केवल बात करती थी। नाउ ये 2005 में जो एक इनकी एक मीटिंग टाइप की जो होती है, उससे पता चलता है कि कई सारे पार्टीज जिनके यहाँ डेमोक्रेसी का कंसेप्ट भी नहीं था, उसको बिल्डअप करने के लिए ये अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, दे आर क्या कर रहे हैं, they are providing non-democratic countries, they are also providing democracy to their people। ठीक है, ये सारी कुछ प्रोविजंस है that becomes important। डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, ओके, अब ग्लोबल लेवल की डेमोक्रेसी पे आए इससे पहले हम एक सरप्राइज क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से, नॉट टू लेंदी। सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए ये है,
डिफाइन द वेरियस, वर्ड्स है 100, टाइम है 6 मिनट। ठीक है, हिंदी में भी बोल दो ना? नो मैम। अभी कोई लिखना स्टार्ट नहीं करेगा? हिंदी वाले लिख लीजिए, भारतीय संविधान के एक सेकेंड, सीमांतरित वर्ग, भारतीय संविधान के सीमांतरित या फिर हाशिए वर्ग, ठीक है, मार्जिनलाइज को हाशिए भी कहते हैं। भारतीय संविधान के सीमांतरित वर्ग पर के बीच में समानता बनाए रखने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित करें। हिंदी वाले फिर से एक बार सवाल सुन लेंगे। भारतीय संविधान के सीमांतरित या हाशिए वर्ग के बीच समानता बनाने के लिए समानता बनाए रखने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित करें। इज दैट क्लियर? तो आपके पास टाइम है 6 मिनट्स, वर्ड्स है 100, लेट्स गेट राइटिंग। एक बार और बोलो हिंदी में, ठीक है। भारतीय संविधान के हाशिए या सीमांतरित वर्ग के बीच समानता बनाए रखने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Time's up. Time is up and pen must be down. लिख लिया आंसर? तो आपके जो भी आंसर्स हैं आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्डेडली मेरे को क्लास के बाद हैंड ओवर कर देंगे। जिस तरीके से इससे पहले के आंसर्स को मैंने इवेलुएट किया था कि क्या जिस तरीके से इससे पहले के आंसर्स को इवेलुएट किया था, उसके प्लस पॉइंट्स, उसके माइनस पॉइंट्स, सारी चीजें मैंने आपके आंसर शीट पे मेंशन करी थी। इसको भी वैसे ही मैं इवेलुएट कर दूंगी, ठीक है? तो ठीक है, आई होप कि आप सबने लिख लिया है आंसर। जो लोग लाइव बने हुए हैं, आशीष, विष्णु, इंक्लूडिंग एवरीबडी, आई होप दैट यू ऑल हैव रिटन। नाउ आगे चलते हैं, डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। अब आप देखिए कि हमने डेमोक्रेसी बहुत सारी बातें कर ली डेमोक्रेसी के बारे में। एक टॉपिक नहीं आपके पास, एक आंसर नहीं आपके पास मल्टीपल लाइंस पड़ी हुई है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है? शब्दों का फेरबदल है, मतलब बस एक ही होता है। ग्लोबल लेवल पे देखिए डेमोक्रेसी की बात, मैंने आपको क्या बताया, आज विश्व इस स्तर पे है, आज पूरा का पूरा जो विश्व है वो इस फेज पे आकर के रुका हुआ है कि हम कलेक्टिवली, हमें काफी ग्रुप ऑफ कंट्रीज को प्रॉब्लम होने लग जाती है अगर एक कंट्री को हम देखते हैं वहां पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो क्यों? क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को ह्यूमैनिटेरियन नीड से जोड़ दिया है कि डेमोक्रेसी तो बेसिक ह्यूमैनिटी है ना, जहां आप जनता को बोल रहे हो कि भाई तुम्हें जिंदगी जीनी है, तुम देश के जो हो कंटेंट हो, तो चीजों को तुम्हारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसी के प्रयास में हमारे पास एक संगठन दिखाई देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल की गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा नहीं, आपने सुना होगा न्यूज में कि भारत ने ऐसा कर दिया तो यूएन में भारत क्या बोलेगा, फलाने कंट्री ने ऐसा कर दिया तो फलाने कंट्री के ऊपर फलाना कंट्री जो है यूएन में ये बोल देगा, वो बोल देगा, यूएन ये करेगी, वो करेगी। यूनाइटेड नेशन इज सिंपली एन ऑर्गेनाइजेशन।
इट इज नॉट अ गवर्नमेंट। लेकिन डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए, पूरे विश्व में शांति फैलाए रखने के लिए, पूरे विश्व में सिक्योरिटी का सेंस हर एक देश को प्रोवाइड करने के लिए, सारे देशों को इंक्लूसिव फील कराने के लिए एक बॉडी है जो है यूएन। इट इज नॉट अ गवर्नमेंट, लेकिन इसके फंक्शंस हैं मिलते जुलते गवर्नमेंट से। अब आप देखिए कि एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट तो हमारे पास है नहीं कि भाई देशों के गवर्नमेंट के ऊपर एक वर्ल्ड का भी गवर्नमेंट हो, तो हमारे पास एक संस्था जरूर है। ये संगठन देशों और नागरिकों की सरकार की तरह उन्हें आदेश नहीं देता। आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता में सहयोग, मदद करने के लिए दुनिया के देशों का एक वैश्विक संघ बनाया गया। यानी व्हाट इज यूनाइटेड नेशन? इट इज नथिंग बट अ ग्लोबल काउंसिल, इट इज नथिंग बट अ ग्लोबल यूनियन, जो कि क्या प्रोवाइड करता है आपको? आपकी जो खुद की कंट्री है, आपकी कंट्री के साथ में बाकी सारे जो कंट्रीज हैं उनका पीसफुल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए आपको प्रमोट करता है। आपके वहां पे इंटरनेशनल लॉ। अब आप देखिए, आपने कई सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी, अगर आप देखते हैं इस जॉनर की मूवीज जो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स होती हैं, जिसमें स्पाइस वगैरह की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रही है वो मूवी, उसका नाम क्या था, बट देयर वाज अ वेरी गुड मूवी बेस्ड ऑन स्पाई। होता क्या है कि कहीं वहां अफगानिस्तान वाला एरिया है, उसके बारे में बात कर रहे थे। वहां पे जो है बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा गया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही थी, और उसमें जो है स्पाइस भी इन्वॉल्व है अलग अलग देशों के, क्योंकि उसमें से एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जो पहुंचा हुआ क्रिमिनल है, जो भाग करके घूम रहा है इधर उधर, ठीक है। अब भाई बहुत सारे देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज उस जो क्रिमिनल है उसके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आदमी एक घर बना हुआ है अफगानिस्तान में और यहाँ बैठा हुआ है, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी इसे ढूंढ रही है, ब्रिटेन और क्या कहते हैं उसको, यूएसए, सबकी गवर्नमेंट ढूंढ रही है, लेकिन दे कैन नॉट डू एनीथिंग। बाहर के देशों की गवर्नमेंट कुछ कर तो सकती नहीं है, बिकॉज दिस इज द लैंड ऑफ अफगानिस्तान। आप जो भी कानून के माध्यम से अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिखाई देता है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक बेसिकली बॉडी होती है, ह्यूमन राइट्स के लिए एक बनी हुई बॉडी होती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम ही ये है कि ये अलग अलग देशों में इनकी काउंसिल फैली होती है, जहां पे भी ये ऐसी एट्रोसिटीज, ऐसे अत्याचार देखते हैं, ये आवाज उठाते हैं। और ये किसके बिहाफ पे आवाज उठा रहे हैं? यूएसए और ब्रिटेन और ये अफगानिस्तान के बिहाफ पे नहीं, ये विश्व के बिहाफ पे, यानी यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पे ये आवाज उठा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल एसोसिएशन है, एक वैश्विक संगठन है, जो कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप देखिए कि कोविड हुआ, कोविड फैलने लगा, यूनाइटेड नेशन से बहुत सारी गाइडलाइंस आपको निकल करके आ गई, ठीक है। तो क्या ये यूनाइटेड नेशन जो है, ये जो वैश्विक संगठन है हमारा, ये हेल्थ सेक्टर के बारे में भी तो बात कर रहा है, इसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, इसी तरीके से अदर सेक्टर्स की भी बात करता है। यहाँ यूएन जो यूनाइटेड नेशन है, इसके अंतर्गत में एक सब बॉडी आती है जिसका नाम है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस सिक्योरिटी काउंसिल में एक शब्द है सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है? सारे देश आपस में एक साथ पीसफुली रहेंगे और सिक्योर रहेंगे, सिक्योरिटी का कंसर्न किसी के साथ में भी नहीं बना रहेगा, और इसके माध्यम से पूरे कंट्रीज के बीच में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी? यूनाइटेड नेशंस की, सिक्योरिटी काउंसिल की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सेना भी है इनकी अपनी, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं उसको। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की जो सेना है वो बनती किस देश के लोगों से बनती है? ये सारे उन देशों के लोगों से बनती है मिला करके, उन देशों की सेना से मिला करके बनती है जो इस यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। जैसे इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी कभी चली गई, कभी दूसरे रेजिमेंट चली गई, इंडियन एयरफोर्स चली गई, और कैसी कंट्रीज, अब आप देख रहे हैं यमन नाम की कंट्री है, कितना सारा उसमें जो है डिसबैलेंस है, पॉलिटिकल डिसबैलेंस देखने के लिए मिलता है। आप देख रहे हैं कि
सूडान में कितना ज्यादा पॉलिटिकल डिसबैलेंस आपको देखने के लिए मिला। ऐसी कंट्रीज जहां का क्षेत्र डिस्टर्ब्ड हो जाता है वहां पे ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेज देते हैं। अब उसमें भारत की आर्मी भी शामिल है, उसमें यूएसए की आर्मी भी शामिल है, मल्टीपल आर्मीज एक साथ में वहां पे काम कर रही है। उनका ड्रेस अलग होता है, उनकी ये जो बेरे है वो ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन का कंसेप्ट। यूनाइटेड नेशन अकेला एक इंटरनेशनल संगठन नहीं है जो अकेले बात कर रहा है पूरे के पूरे विश्व के कल्याण की। आप देख रहे हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, कभी भी किसी भी कंट्री को शॉर्टेज हुआ वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। वो बात अलग है कि वर्ल्ड बैंक उसके बाद वसूल भी लेती है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीजें जो है ये हमें दिखाती हैं कि कंट्री के अलावा जो है वैश्विक स्तर पे डेमोक्रेसी कैसे स्थापित होती है, ठीक है। नाउ डेमोक्रेसी क्या है, अब यहां से हम जो है कहानी को एंड करते हैं और अब अपने लिटरल एसेंस पे पहुंचते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस एक क्विक रीडिंग हमें चाहिए। डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसा रूप होता है जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ये जो लोकतांत्रिक सरकार है, ऐसी सरकार होती है जहां पे खुद आप जैसी जनता जो है खुद अपने आप से चुन करके लोगों को भेजती है। अगर आपको एक व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है, पिछले 5 वर्षों में उसने कोई काम नहीं किया, आपके पास पूरी आजादी, आप उसको बदल दीजिए। यानी कि अल्टीमेटली एक लोकतांत्रिक देश में फाइनल डिसीजन किसका है? फाइनल डिसीजन जनता का है। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, पावर की बात करेंगे, यही कहीं आएगा अभी, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यही आएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हम रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजते हैं ना, आप सभी ने मुझे रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेज दिया। नाउ आई एम स्टैंडिंग और मैं यहाँ से जो कुछ भी बोलूंगी मैं किसके बिहाफ पे बोलूंगी? आपके बिहाफ पे। क्या मैं अपने घर परिवार की जो डिमांड्स, मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे मांग करने आऊंगी या आपकी डिमांड्स की मांग करने आऊंगी? आपकी डिमांड्स। तो इनडायरेक्टली आई एम रिप्रेजेंटेटिंग यू, आई एम योर रिप्रेजेंटेटर। तो अब आपने मुझे एक पोजीशन दे दिया, एक डेजिग्नेशन दे दिया। इस डेजिग्नेशन को लेकर के मैं पूरा घूम रही हूँ, पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे घूम रही हूँ, अलग अलग मीटिंग्स कर रही हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं एक पावरफुल इंसान बन चुकी हूँ, मेरे पास सत्ता है, पावर किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। आपने तो बस मुझे चुन करके भेजा है। तो जब मैं पार्लियामेंट में बैठ करके कानून बनाऊंगी तो उस समय पावर जो है, अगर मैंने कोई भी कानून बना दिया, हमने क्या पढ़ा है? पार्लियामेंट विल मेक अ लॉ दैट विल बी एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो, टू यू ऑल्सो, टू यू ऑल्सो, टू एवरीबडी। तो मैं पार्लियामेंट में बैठ करके कानून बना रही हूँ। क्या मैंने जो लॉ बना दिया वो क्या एक फाइनल डिसीजन है या उसके बाद भी किसी का डिसीजन आता है? उसके बाद में किसका डिसीजन आता है? अब लग रहा है कि तुम रिवाइज करके आए हो आदित्य, मैं लिटरल वे में पूछ रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि लोकसभा में बिल गया, पास हो गया, राज्यसभा में गया, पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास गया, पास हो गया, बिल बन चुका है, एक एक्ट, एक कानून बन चुका है, ठीक है। अब ये कानून बन चुका है तो क्या ये मैंने एक कानून बना दिया, क्या ये आप पे यानी जनता पे बाध्यकारी है? आपको फॉलो करना ही करना होगा? क्या ऐसा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि भारत, इंडिया इज बेसिकली, इंडिया में क्या है, हम कहते हैं सरकार किसकी है भारत में? जनता की सरकार है। तो अगर मैंने एक लॉ बना करके आपको दे दिया और अगर वो आप पे बाध्यकारी हुआ तो सरकार तो मेरी हो गई, जनता की सरकार कैसे? तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि लॉ बना करके देना यानी लेजिस्लेशन इज नॉट द फाइनल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेशन के बाद भी एक प्रोसेस आता है जहां जनता डिसाइड करती है कि ये कानून हमारे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर है तो वो मान लेती है, अगर नहीं है तो वो प्रोटेस्ट करती है। वहीं पे हमने देखा था 2 कंडीशन कि अगर एक कानून आता है निकल करके, जनता क्लेम करती है जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कि ये गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसके ऊपर स्क्रूटिनी करेगी और वाकई में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये लॉ गैर संवैधानिक है तो क्या हो जाएगा? लॉ नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। तो फाइनल डिसीजन किसने लिया? जनता ने लिया कि ये लॉ हमें चाहिए ही नहीं। दूसरा केस क्या है?
कि लॉ जो है वो संवैधानिक तो है लेकिन ग्रेटर गुड नहीं कर रहा है, मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर नहीं कर रहा है। मैक्सिमम लोग तो सड़क पे उतर करके जो है धरना दे रहे हैं, 5 लोगों में और 95 लोगों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि देखो लॉ तो रहेगा क्योंकि ये गैर संवैधानिक नहीं है, इसमें कुछ संशोधन करके कुछ सुधार करके ऐसा बनाया जाएगा कि ये ग्रेटर गुड करे। तो फाइनल डिसीजन किसने लिया? जनता ने लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेजॉरिटी डिसीजन कौन लेगा डेमोक्रेसी के अंदर? इलेक्टेड लीडर्स नहीं लेंगे, जनता लेगी, वो जनता जिन्होंने इनको इलेक्ट करके भेजा है। ठीक है, और यही डेमोक्रेसी में भी हम पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं जैसे भारत, आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत के बारे में जानते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। आपको राइट टू वोट है, आपका अधिकार है आप कुछ भी बोले, आपका अधिकार है आप कुछ भी छापे अपने न्यूज़पेपर में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अलाउड, राइट। और फिर आते हैं कुछ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे आपने चिली में देखा मिलिट्री कूप हो गया, आपने पोलैंड में देखा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्डेडली अगर कहा जाए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो नॉट इंडियन बट अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में आप देखिए कोई भी नेशन जो है उसके ऊपर शासक जो होता है, जो शासन करता होता है, वो डायरेक्टली नागरिकों के द्वारा चुना गया होता है। दूसरी चीज है कि फ्री इलेक्शंस आर हेल्ड विच आर क्वाइट कॉम्पिटिटिव। इलेक्शंस, अब देखिए क्या होता है ना कि मैं ये चीज कैसे समझाऊं आपको। ठीक है, एक कंट्री है जहां पे इलेक्शन होते हैं, ठीक। कम्युनिस्ट जो कंट्रीज होती हैं उसको आप देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टीज में क्या होता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, एक पार्टी से ही 3 या 4 कैंडिडेट निकल करके आ जाएंगे, आप उसको वोट दीजिए, इलेक्शन हो रहा है। व्हाट इफ आई डू नॉट वांट टू वोट दैट पार्टी, मेरे पास अगर मैं उस पार्टी को वोट ही नहीं देना चाहती तो मैं क्या करूं? आई एम नॉट हैविंग एनी अदर पार्टी टू वोट। एक तरफ इलेक्शन हो भी रहा है, दूसरी तरफ जनता के मन की सरकार बन भी नहीं रही है, व्हाट इज इट? ये जो है ये आपका हो जाता है, ये इसको हम मिनिमल डेमोक्रेसी के, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूनतम लोकतंत्र हम इसको कहते हैं। अब आप देखिए, इसीलिए जब भी आप इलेक्शन की बात करें ना, आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे इलेक्शन होता है। आप हमेशा ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी वो होती है जहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। फ्री फेयर इलेक्शन के बाद राइट टू वोट होता है, राइट टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान है और उसके अकॉर्डिंग सबको चलना है। साथ ही साथ राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एग्जिस्ट करती है। ये कुछ फीचर्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेक्सिको में जब इसको इंडिपेंडेंस मिली, मेक्सिको को 1930 में, ठीक है, 1930 में मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिल गई, आजादी मिल गई। उसके बाद हर 6 साल पे ये अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस कंट्री में एक कभी भी आप देख रहे हैं मिलिट्री रूल या तानाशाही रूल आपको देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन 2000 सन 2000 में ऐसा हुआ, सन 2000 आते आते तक हमने एक चीज नोटिस कर ली। चीज क्या नोटिस की कि डेमोक्रेसी तो है, इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन एक पार्टी है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI इस पार्टी का नाम है। हम देखते हैं कि हर बार इलेक्शन होता है तो यही जीतते हैं। जब इस पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है क्या कि यहाँ ये लोग रॉन्गफुल मीन्स अपना रहे हैं, डर्टी ट्रिक्स खेल रहे हैं इस इलेक्शन को जीतने के लिए। तो इसको आप क्या कहेंगे? यहाँ डेमोक्रेसी तो है लेकिन पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी है भी नहीं। तो यहाँ आपका कंसेप्ट आया मिनिमल डेमोक्रेसी का और डेमोक्रेसी का। साथ ही साथ आप देखिए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, किसी भी डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट का एक इक्वल वोटिंग राइट होता है। मेरे वोट की वैल्यू 2 नहीं होगी, आपके वोट की वैल्यू 3 नहीं होगी। अगर मैं एक वोट डालती हूँ तो वो एक वोट काउंट होगा, आप एक वोट डालते हैं तो वो एक वोट काउंट होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन वोटिंग सिस्टम में अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए वोटिंग राइट्स के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन डेमोक्रेसी से उनको मिनिमल डेमोक्रेसी की तरफ क्या ले जाता है पता है? वोटिंग राइट्स। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया में अगर आप देखेंगे वोटिंग राइट्स तो हैं लेकिन महिलाओं को नहीं है, तो कंप्लीट डेमोक्रेसी तो हुई नहीं।
आप देखते हैं एस्टोनिया में क्या है कि इन्होंने अपने सिटीजनशिप के ऐसे रूल्स बना करके रखे हुए हैं कि जो भी लोग रशिया जो देश है वहां से माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप जल्दी मिल नहीं पाता, सिटीजनशिप नहीं मिलेगा तो राइट टू वोट नहीं मिलेगा। तो ये डेमोक्रेसी तो है लेकिन पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी नहीं, दिस इज मिनिमल डेमोक्रेसी। सो हियर यू हैव अ से कि मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी होती क्या है। मिनिमल डेमोक्रेसी में रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी शासक है उसको जनता चुनती है। गुड डेमोक्रेसी में रूलर्स को इलेक्ट करती है जनता, ऑल्सो टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस, ना सिर्फ चुनने तक बल्कि आगे सारे डिसीजन मेकिंग में भी जनता पार्टिसिपेट करती है, दैट इज अ गुड डेमोक्रेसी। मिनिमल डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शन होते हैं लेकिन गुड डेमोक्रेसी में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। मैंने आपको याद करिए बताया था मिनिमल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, राजनीतिक रूप से समानता जो है दी जाती है। यहाँ गुड डेमोक्रेसी में केवल राजनीतिक स्तर पे ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पे भी आपको इक्वालिटी देने की बात की जा रही होती है। हमने SC/ST एट्रोसिटी पढ़ा ना, SC/ST के एट्रोसिटी हमें क्या फर्क पड़ता है कि हमारे देश की जो जनता है वो आपस में इंक्लूसिव और समानता फील कर रही है कि नहीं कर रही है। ये तो तब आपका कंसर्न होगा ना जब आप उनके सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में घुसेंगे। तो वो कंट्रीज जो कभी ऐसी सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देती हैं वो होती है मिनिमल डेमोक्रेसीज, एंड कंट्रीज लाइक इंडिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गुड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा चैप्टर हमारा स्ट्रेच करेगा तो इसको आज के लिए यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। फ्रॉम टुमारो इस चैप्टर का एक दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे और कल ही हम दूसरा एक चैप्टर भी उठा लेंगे क्लास 9 का। ठीक है, तो जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सब आप पूछ सकते हैं मुझसे कल एट द सेम टाइम। और मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो अगर आपने लिखा है तो आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा और ट्राई कीजिए कि इस चैप्टर के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं आप उनको रेगुलरली अटेम्प्ट करें। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड जय हिंद।